आज हम मौजूद हैं। किसी ने मुझसे कहा था यार, कस्बा मत कहा करो, शहर कहा करो, नगर पालिका है, मैं तो शहर ही कह देंगे। शहर कीरतपुर में। और मेरे साथ मौजूद हैं कीरतपुर की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कीरतपुर में सबसे पहली बार हेलीकॉप्टर लेके आए थे। और हेलीकॉप्टर अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, कहीं जगह आना, किसी कस्बे किसी शहर में इस तरह से आना। तो अब जो है चेयरमैनी पद के उम्मीदवार भी हैं इरशाद आलम अंसारी साहब। जनता ने ये कहा कि अभी जैसी ऐसी सीट हुई तो सारे कैंडिडेट बैठ गए थे। तो मेरा इन्हीं से पहला सवाल ये है कि आप भी बैठ गए थे क्या? सबसे पहले तो सभी नाज़रीन को, देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम, आदाब, नमस्कार और रमज़ान की मुबारकबाद कबूल हो। देखिए फराज साहब, अभी तो हमारा इंटरव्यू शुरू हुआ है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, माशाल्लाह मुबारक हो आपको। बड़े ख़तरनाक आप सवाल करते हैं और पता नहीं होता आप क्या क्या पूछ लेंगे। बहरहाल, ये जो बैठने वाला मामला है, इसमें ये कह लीजिए कि जब ऐसी सीट हुई तो कुछ काम मेरे ऐसे थे कि जो इलेक्शंस के से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। उन कामों के अंदर जो मेरा एक काम था, वो एक मेरी संस्था है, सर्व समाज सेवा संकल्प सोसाइटी। तो मैं ये चाहता था कि ये तो ख़त्म हो गया, मेरा ये मानना था ये ख़त्म हो गया, सरकार का फ़ैसला आया, हमने सर तस्लीम खम कर लिया, सर झुका लिया। फिर मैंने सोचा ये जो हमारी सर्व समाज सेवा है, इसका चूँकि इसका ताल्लुक़ चेयरमैनी से नहीं था, तो मैंने इसको जारी रखा। तो इस ताल्लुक़ से तो मैं मैदान में रहा और मैं इंशाल्लाह हमेशा रहूँगा, जो भी आगे के रिज़ल्ट हों। लेकिन मैं मैदान में रहा मेरी संस्था को लेकर। अच्छा, आपने भी समाज सेवी लिखा क्या अपने बैनर पे कभी? क्योंकि जब से चेयरमैनी के इलेक्शन शुरू हुए थे कीरतपुर में, तो हर बड़े बड़े बैनरों पे 20 से 25 हज़ार रुपये का एक बैनर होता था, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता था समाज सेवी। तो मुझे समाज सेवी आज तक नहीं समझ में आया कि समाज सेवी किस तरह के थे वो। देखिए, समाज सेवी मैंने बिल्कुल नहीं लिखा, और बल्कि मोहतरम शनावर किरतपुरी साहब ने जब मुझे एक पहला कमेंट किया, जो मैंने पहला अपना फ्लेक्सी लगाई, पहली फ्लेक्सी थी मेरी, एक दुआ वाली फ्लेक्सी थी। शनावर साहब कहते हैं कि आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है। मैंने कहा शनावर साहब किस बात की मुबारकबाद? कि आपने जो ये फ्लेक्सी लगाई है अपनी, इसके ऊपर कहीं भी आपने प्रत्याशी नहीं लिखा। ये बात 2 साल पुरानी हो गई, और प्रत्याशी न लिख के आपने सबूत पेश कर दिया कि आप सिर्फ दुआएं दे रहे हो। बहरहाल, ये मेरी अपनी एक सोच रही कि मैं क्यों अपने आप को बिला वजह इस तरह की बातों में उजागर करूं, तो ये मैंने मुनासिब नहीं समझा समाज सेवी लिखना। अच्छा, दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़, अब जनरल सीट हो जाएगी। जनरल सीट हो जाने के बाद ना हर एक प्रत्याशी खड़ा होगा। और प्रत्याशी जैसे बहुत पुराने चेहरे हैं जो उन्हें वोट पहले से मिलते हुए आ रहे थे, और अभी नए चेहरे भी और आएंगे। नॉन मुस्लिम में भी चेहरा आएगा, क्योंकि आपके बारे में ये बताया जा रहा था कि आपको नॉन मुस्लिम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अब जैसे जनरल सीट हो गई तो जनरल में नॉन मुस्लिम भी आएगा कोई ना कोई कैंडिडेट। तो फिर आपका समीकरण क्या है कि आपको कहाँ से लगता है कि आप जीत सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जो आपने एक बात कही कि नॉन मुस्लिम मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं, खैर ऐसा नहीं, ये उनकी मोहब्बत है। लेकिन मेरी पसंद नापसंद क्या है ये तो मैंने नहीं जानता, पब्लिक क्या कहती है। लेकिन मैं पसंद करता हूँ मेरे हिंदू भाइयों को और मुस्लिम भाइयों को इक्वली, दोनों को। जो जहनियत है मेरी, वो हमेशा ये रही कि मिलजुल के रहा जाए। अब रहा मामला जनरल सीट होने के बाद में, और एक बार और मैं मुबारकबाद देता चलूँ इस सरकार को, मोहतरम माननीय योगी जी को, इनकी सरकार को, कि इन्होंने जो फ़ैसला ये सुनाया है जनरल सीट का। जो एक उदासी का माहौल बहुत बना हुआ था शहर के अंदर, बड़ी अजीब व गरीब उदासी थी। रमज़ान में तकरीबन ईद से भी बड़ा तोहफ़ा हमें मिला है, ये कह लीजिए। ईद तो एक ही दिन की होती है, मगर ये तो ईद तक सभी लोग अपने उसका वो जो एक तोहफ़े का नशा है उसमें शराबोर हैं। बड़ा अच्छा लगा। जनरल सीट होने के बाद में ये और अच्छी बात है, मुझे एक चीज़ और बहुत अच्छी लगी कि कुछ लोगों में फिर मायूसी रह जाती, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। ये खुदा की कसम मेरी दिली तमन्ना थी कि ये सीट जनरल हो जाए।
कुछ लोगों की ये तमन्ना रह जाएगी कि काश जनरल होती हम भी लड़ पाते। ये ठीक नहीं होता। मैं समझता हूँ जनरल का तो एक निज़ाम बन ही जाना चाहिए, सभी को इसमें एससी भी लड़ सकते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आपका समीकरण क्या है? भाई इलेक्शन में इतने सारे जब कैंडिडेट आ जाएंगे और कैंडिडेट पुराने भी आ जाएंगे, तो आपको कैसे लगता है कि आप जीत जाएंगे? क्योंकि अगर हम बात करें जनरल की, वो पिछली बार जो सीट हुई थी उसमें और आपकी सीट होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और आपका अंसारियन जो है, अंसारियन में कोई ना कोई आपका ही कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा आपके सामने, और जगह भी है। तो कैसा समीकरण लगाया आपने कि आप जीत सकते हैं? देखिए, समीकरण की बात ऐसी है, ये जो पुराने प्रत्याशी हैं या पुराने लोग हैं जो दोबारा प्रत्याशी बनने जाएंगे, इन लोगों को मैं ये मानता हूँ कि इन सभी को पब्लिक देख चुकी है, इनको जान चुकी है। और जानने से मतलब मैं ये नहीं कहता कि क्या जान चुकी है, इनको मतलब इस्तेमाल कर चुकी है। एक तरह से ये कह लीजिए कि जब कभी मोहतरमा मुझे 2 दिन या 1 दिन पुरानी रोटी मेरे सामने आती है और एक ताज़ी रोटी आ जाती है, तो जाहिर सी बात है नेचुरली मैं ताज़ी रोटी की तरफ हाथ बढ़ाऊँगा। तो ये एक सोच, मैं ये मानता हूँ कि लोगों में एक बदलाव की सोच है, बदलाव की सोच मौजूद है। मैं उस बदलाव को जगाना भी चाहता हूँ। मैंने अपनी फ्लैक्सी पर भी एक नारा दिया है, परिवर्तन, जिसका मतलब बदलाव होता है। जो मिशन परिवर्तन से मुराद ये है कि कुछ नया मैं दिखाना चाहता हूँ। लोग समझ रहे हैं इस बात को, ये मैं जानता हूँ। मुझे महसूस होता है फराज साहब कि लोग ऐसा महसूस करें कि कुछ शायद अब नया नज़र आएगा। चूँकि जिस मैदान से मैं आता हूँ, मेरा मैदान कंप्यूटर का रहा है। मैं आपको बता दूं, शायद लोगों को पता नहीं, मैं बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामर भी हूँ। तो प्रोग्रामिंग, ये जो अब हमारा जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, ये सारी चीज़ें इतनी फास्ट हो जाएंगी, इतना आसानियाँ हो जाएंगी, तो लोग, बहुत सारे लोगों को पता भी है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि लोगों में एक सोच बन गई है। और एक बात और कहता चलो, जो लोग आएंगे, आपने एक सवाल किया, जो लोग आएंगे, मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ। जो अब लोगों के जहनों में तकरीबन मैं मानता हूँ कि काफ़ी कुछ बस गया होगा। अब जो लोग नए आएंगे, भले से वो पुराने प्रत्याशी हों, नए नए नई तरह से आएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके जहनों में जगह बनाने में वक्त तो लगेगा, ये मेरा मानना है। अच्छा, आप भी जैसे कैंडिडेट लेके आते हैं कि मैं सड़कें बना दूंगा, मैं पार्क बना दूंगा, मैं जो है ना लोगों के लिए जो है ना वेंकट हॉल बना दूंगा, ऐसी वादे आपके तो नहीं है जनता के लिए? देखिए, वादा, एक तो ये वादा होता है कि बिल्कुल आप कॉन्फिडेंटली ये कह देते हैं कि मैं ये कर दूंगा। अल्लाह माफ़ करे, ये बात सबसे पहले हमें कहनी नहीं चाहिए। ये सब अल्लाह के हाथ में होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोशिश ज़रूर होगी कि बावजूद इसके, जो हम सुनते हैं कि कोई जगह नहीं मौजूद, जो पुराने चेयरमैन थे हमारे, बकौल उनके, कोई जगह ऐसी नहीं मिली कि हम हमारा शादी हॉल कहाँ बनाते या पार्क कहाँ बनाते। वो तो उन्होंने बात रखी थी 10 5 साल पहले, 10 साल पहले उन्होंने ये कहा था कि मैं बना के दूंगा। जनता भी ये कह रही है कि भाई आपने तो वादा किया था। तो मैं इसी तरह से कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो भी वादा करते हैं 5 साल के लिए, ऐसा कोई वादा आप तो नहीं कर रहे जो 5 साल में पूरा ना हो पाए? पब्लिक की तमन्ना बहुत ज़्यादा है पार्क की और बारात घर की। बारात घर वाले जो हैं वो बड़े बेचारे, अपने आप को कुछ गरीब लोग बड़े मजबूर मानते हैं कि काश वो भी इस हॉलों में शादी करते। हाँ, मैं इतना वादा ज़रूर करता हूँ कि बावजूद इसके कि जगह मौजूद नहीं, मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। पूरी पूरी मेरी कोशिश होगी कि एक पार्क किसी तरह हमारे शहर को दिया जाए। पूरी पूरी मेरी कोशिश होगी कि एक बारात घर, या कम से कम 2 बारात घर, बसी और किरतपुर, हम बसी को भूल जाते हैं, बसी काफ़ी दूर होता है यहाँ से, बसी और किरतपुर को बल्कि 2 बारात घर मिलने चाहिए। अब हम धोबियों में अगर पहुँचेंगे, धोबियों का मोहल्ला जो है, वहाँ पे मुस्लिम इंटर कॉलेज का एक पार्क पड़ा है, एक जगह पड़ी है, 800 गज में जगह है वो, और वो उसका गली से रास्ता है और उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मुस्लिम इंटर कॉलेज से वो रेंट पे लेके वहाँ पे आप बारात घर बनाएं? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हो सकता नहीं, ऐसा इंशाल्लाह अगर ऐसा है तो ऐसा, मुझे चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई इसके लिए लड़नी पड़े। लड़ाई से मतलब लाठी डंडों वाली लड़ाई नहीं कर रहा मैं, बात उसकी जो कागज़ी लड़ाई है, मुझे कहीं तक भी जाना पड़े, अगर ये मुहैया हो जाती हैं सरकार से, तो मैं इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा। और इंशाल्लाह इतनी ही जगह के अंदर
आर्किटेक्ट को बुला के, आजकल क्या नहीं होता, बड़े शहरों में बड़े अच्छी अच्छी जगह बन जाती हैं, छोटी जगहों में हम क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल मुमकिन है, इंशाल्लाह पूरी पूरी कोशिश रहेगी। अच्छा, यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रोज़गार चेयरमैन के हाथ हाथ में नहीं है, चेयरमैन रोज़गार नहीं दे सकता, मगर ऐसी कोई स्कीम तो चेयरमैन ला सकता है, जैसे एजुकेशन को लेके कर सकता है, जो आज तक नहीं हुई, जो आने वाले टाइम में लड़के सीख के आगे कोई ना कोई जॉब कर सकें। तो अगर आप जैसे आते हैं तो इस पे लेके कुछ करेंगे, रोज़गार को लेके या एजुकेशन को इस तरह के लेके? जी बिल्कुल बिल्कुल फराज साहब, देखिए, एक आपने कहा अगर आप आते हैं, ये अगर भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, मैं चेयरमैनी में, मतलब ये तो अल्लाह का फैसला है, उम्मीदें बेशक वो हैं कि अल्लाह ताला नवाजेंगे ये जिम्मेदारी मुझे। लेकिन ये जो एम्प्लॉयमेंट का मामला है, एम्प्लॉयमेंट का मसला है, बेशक ये उसके अंडर में नहीं आता, चेयरमैनी के अंडर में नहीं आता। लेकिन जो मेरी दिली तमन्ना है, मेरी संस्था के अंडर में एक इंस्टीट्यूट में ऐसा बना देना चाहता हूँ जो एम्प्लॉयज़ के लिए होगा स्पेशली। जो कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ नहीं पाए, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाया, तो गरीब के बच्चों को पढ़ ना पाने की वजह से बड़ी दिक्कतें आती हैं आगे। उनको एक इंस्टीट्यूट में ऐसा बना देना चाहता हूँ कि जो छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे प्लम्बिंग का काम हो गया, और आपका इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया, और आपके सोफ़े वगैरह का, ये कम से कम 10-12 काम है छोटे छोटे। मैं चाहूँगा ऐसे इंस्टीट्यूट बनाया जाए, इसमें वो सारा प्रावधान रखा जाए जिसमें ये बच्चे सीखें, और सीखने के बाद में इनको एक डिप्लोमा दिया जाए। क्योंकि डिप्लोमा अगर इनके हाथ में होता है और कोई इंटरव्यू के लिए वैकेंसी आती है, तो उस डिप्लोमा के आधार पे जब वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे वहाँ पर, तो बहुत उनके लिए आसानी होगी। इतना ही नहीं, उस इंस्टीट्यूट में मेरी तमन्ना है कि इंग्लिश स्पीकिंग स्पीकिंग मैं कह रहा हूँ, इंग्लिश का सीखना आसान काम नहीं है, सालों लग जाते हैं, मास्टर जुलरी साहब बता देंगे इस बात को। बहरहाल, स्पीकिंग कम से कम 6 महीने या 1 साल में हम इतनी सिखा देंगे, इंग्लिश और अरबिक स्पीकिंग दोनों, क्योंकि अरब ममालिक में लोग बहुत जाते हैं हमारे यहाँ से। तो मेरी तमन्ना है कि जो एम्प्लॉयमेंट वाला मामला है, मैं उसको इस जगह लेकर चलूँगा, और एम्प्लॉय लोग, युवा जो हैं, हमारे युवा जो 10वीं पढ़ने के बाद, 12वीं के बाद, या फिर ना पढ़ने के बाद नाकार से हो जाते हैं इधर उधर, कोई नशे की लत में चला जाता है, कोई सट्टे की लत में चला जाता है कि मैं सट्टा खेल के कमा लूँगा, फैमिली चला दूँगा, बेचारे बह जाते हैं। अपनी अपनी फैमिली सभी को चलानी है, तो इन सब चीज़ों से भी उनका जहन हटेगा। वो उनको नज़र आएगा, एक एक गोल नज़र आएगा उनको, जो मैं देना चाहता हूँ इंशाल्लाह। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए मैं ये चीज़ ये बिल्कुल करूँगा, चेयरमैनी के अलावा भी ये मेरा मिशन है। अच्छा, अभी जैसे ये जनता ने कहा कि अब जनरल सीट हो गई, अब रोज़ा अफ्तार शुरू हो जाएंगे, लोग जो है ना बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे और किरतपुर को बुलाएंगे, किरतपुर के सारे लोगों को बुलाएंगे, अफ्तार कराएंगे सारे कैंडिडेट। तो आप भी अफ्तार कराएंगे इस तरह से फिर? क्योंकि आपके बारे में मैंने कुछ सुना था कि आपने एक जगह बोला था कि मैं जो है सरकारी जो आपका ये हॉस्पिटल है, उसमें जितने भी इस हॉस्पिटल है, मैं पूरे अफ्तार रमज़ान में वहाँ अफ्तार कराऊंगा उन लोगों को। तो ये वाला अफ्तार कराएंगे या आप वो वाला अफ्तार कराएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहूँगा उन लोगों से जो लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं, जो कि फ़लाँ जगह इफ्तार होगी भाई, हम भी वहाँ पर जाके जाएंगे। ये मुझे पता नहीं मंच पे ये बात, मतलब माइक के ऊपर ये बात कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन इफ्तार के फराज साहब असली हकदार जो हैं वो गरीब लोग होते हैं। वो नहीं होते कि आपने अपने दोस्तों को बुलाकर और अपने सियासी माहौल को बढ़ाने चढ़ाने के लिए आपने उनको बुलाकर इफ्तार करा दिया, बड़ी बड़ी इफ्तार करा दिया आपने। तो गरीब तक कैसे पहुँचे इफ्तार, ये भी बड़ा मुश्किल काम था। तो मेरी सोच में एक बात आई कि क्यों ना जो सरकारी अस्पताल है उनमें गरीब लोग ज़्यादा आते हैं, जाहिर सी बात है, उनके साथ जो उनके तीमारदार आते हैं, उनके सेवा करने वाले साथ होते हैं, उन लोगों को भी कुछ ऐसा मिल जाए कि उनको, कई बार वो लोग दूर दराज के गांव के होते हैं, उनके यहाँ कोई लाने वाला नहीं होता। तो कल भी ये बात हो रही थी, मेरे लड़कों को मैं मोटिवेट कर रहा था इस बारे में कि भाई एक ग्रुप बनाइए बहुत जल्दी, इसका सामान भी मैंने ख़रीद के ला कर रख लिया है। अच्छा, यहाँ पे है ना भेड़ चाल चलती है। मान लीजिए जैसे आपका ये इंटरव्यू वायरल हो जाएगा, जी ठीक है, इस वायरल होने के बाद जो है ना पता लगेगा कल जो है ना बहुत सारे कैंडिडेट जो है ना सरकारी अस्पतालों में ही और इस तरह से नज़र आएंगे, तो फिर इसमें ये भी वाली बात है कि किसने पहले शुरू किया।
ये तो मेरी दिली तमन्ना है कि लोग जो है भेड़ा चाल चलें। ये वाली भेड़ा चाल मैं चाहूँगा कि लोग चलें। ये मैं मेरी दिली तमन्ना है, लोग ये मेरी बात को सुन के मुझसे पहले ले जाएं और गरीबों में तकसीम करना शुरू शुरू कर दें, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ यही है। मेरा ऑब्जेक्टिव अगर दूसरे प्रत्याशी पूरा कर रहे हैं, हमें और क्या चाहिए? यही तो चाहिए हमें। अच्छा, कन्विंस कैसे करेंगे जनता को? जनता को कन्विंस करना तो बड़ा आसान काम है। मैंने डिप्लोमा कर रखा है इसमें। कैसे? डिप्लोमा तकरीबन 9 साल से या 10 साल से एक डिप्लोमा किया है मैंने। अरे भाई ये तो बड़ा आसान है। किसी को चचा कह दिया, किसी को ताया कह दिया, किसी को भतीजा कह दिया, किसी को अब्बा कह दिया। मैंने आपके मुंह से नहीं सुना ऐसा कुछ। आप भी उसी में से हैं कि मैंने, क्योंकि बहुत सारे सवाल लोगों से पूछता हुआ आ रहा हूँ इस चीज़ को, कि इलेक्शन के टाइम में घर घर जाके चचा भतीजा ताऊ करते हुए लोग नज़र आते हैं, मगर आपके मुंह से तो कभी मैंने सुना नहीं। देखिए, किरतपुर की आवाम या आवाम अक्सर बड़ी मासूम होती है। वो बहुत जल्दी बातों की राह में बह जाती है। बातों की राह में बह जाने से मुराद ये है कि लोग समझ जाते हैं कि यार वाकई जिसे मैंने चचा कहा सच में वो मेरा मेरा भतीजा है, मुझसे बात कर रहा है। जिसे मैंने ताया कहा या जिसे मैंने खाला कहा, जिसे मैंने अम्मा कहा, जिसे मैंने जो भी रिश्ता निभाया, उनको ऐसा महसूस होने लगता है कि अब ये रिश्ता हमारा जुड़ चुका है। सच्चाई इसके कुछ और होती है। क्योंकि एक शेर कहता चलूँ मैं इस बारे में, आपको आपको एक शेर कहता हूँ फराज साहब। जिसे तू जलवा समझता है वो भी पर्दा है, जिसे तू जलवा समझता है वो भी पर्दा है, नज़ारा देखने वाले निगाह पैदा कर। तो होता क्या है पसे पुष्ट, उसके पीछे मकसद क्या होता है ये तो वल्लाहु आलम। लेकिन मैंने कामयाब सा देखा है ऐसे कहना। जनता के सवाल थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो पूछने थे, मगर पब्लिक से मुझे जो वोट मांगने हैं या वोटों को कहना है, मैं समझता हूँ यहाँ की जनता मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है। और मैं इंशाल्लाह उनसे दरख्वास्त करूँगा कि एक बदलाव के लिए उनको एक नया 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 खादिम चुनना है। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि पब्लिक नया खादिम चुनने के लिए इस बार तैयार है। मुझे पूरी उम्मीद है यही मेरा तरीका होगा लोगों को कन्विंस करके उनसे वोट मांगने का, इंशाल्लाह। अमीर शहर का रिश्ते में कोई कुछ नहीं लगता। आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, और आप अक्कासी कीजिए मेरी बातों की। अब मैं कहाँ शेर लेकर जा रहा हूँ। अमीर शहर आप जानते हैं किसको कहते हैं, सभी जानते हैं अमीर शहर किसको कहते हैं। अमीर शहर का रिश्ते में कोई कुछ नहीं लगता, गरीबी चांद को भी अपना मामा मान लेती है। अभी जो है इस तरह के शेर व शायरी वाले जो है ना, किरतपुर में माहौल बन जाएगा, क्योंकि एक फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल को सभी को एंजॉय करना चाहिए। आपने सुना कि जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो सटीक सवाल होने की कोशिश होती है, और इसमें ये होता है कि एडिट बिल्कुल नहीं होता, एकदम सवाल शुरू होते हैं उसके बाद पूरा हो जाता है प्रोग्राम। तो साथ थे इरशाद आलम अंसारी साहब, बहुत सारी सवालों के जवाब दिए। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।